आज इस वीडियो में हम जनसंचार पर चर्चा करेंगे। संचार का अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन है, तो जनसंचार को मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। जनसंचार का उद्देश्य किसी जानकारी या विचार को देश या समाज के सभी लोगों तक पहुंचाना है, जिससे कि आम आदमी उसका लाभ उठा सके। अर्थात किसी सूचना को विस्तृत जन समूह तक पहुंचाना ही जनसंचार कहलाता है। जनसंचार को भलीभांति समझने के लिए हम मानव इतिहास का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट होता है कि दुनिया में अनेक ऐसे महान दार्शनिक क्रांतिकारी नेता हुए हैं जिन्होंने जनसंचार के द्वारा विश्व को प्रभावित किया है। भारतीय दर्शन में उपनिषद वेदांत, जो वेदों के उपसंहार है, अंतर्वैयक्तिक संचार के प्राचीनतम रूप को अभिव्यक्त करते हैं। जनसंचार जन के निकट है, इसलिए इंग्लिश में इसको क्या कहा गया? मास मीडिया। अब जनसंचार के तत्व, सबसे पहले परिभाषा, जनसंचार की परिभाषा डेनिस मैकबल के अनुसार, डेनिस मैकबल ने जनसंचार की परिभाषा दी है कि संचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेशों के संप्रेषण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति संचार के बिना जी नहीं सकता। माइकल ट्रेवर के अनुसार संचार के बिना जीवन में संपूर्णता नहीं हो सकती। इसके बिना किसी समुदाय, आराधना अथवा मानव गरिमा की स्थापना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संचार प्रक्रिया के तत्व, तो जनसंचार को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो एक जनसंचार प्रक्रिया में किन किन तत्वों का होना अनिवार्य है? पहला है स्रोत या संप्रेषक। संप्रेषण करने वाला कोई भी व्यक्ति या संस्था हो सकती है, जैसे कोई नेता, विषय विशेषज्ञ, मित्र, उद्योगपति या कोई भी हो सकता है। कोई भी संप्रेषक बन सकता है। जो संप्रेषण करने वाला होता है उसको संप्रेषक कहते हैं। तो जनसंचार में संप्रेषक का होना अति अनिवार्य है। संप्रेषक से ही संचार की प्रथम प्रक्रिया शुरू होती है। दूसरा है संदेश। जनसंचार प्रक्रिया का दूसरा और महत्वपूर्ण जो तत्व है वह संदेश। संप्रेषक जो सूचना प्रेषित करना चाहता है उस सूचना को ही संदेश कहा जाता है। जब कोई सूचना महत्वपूर्ण होती है या कई बार वह साधारण भी हो सकती है, तब संप्रेषक उसे श्रोता तक भेजता है। मतलब किसी भी प्रकार की सूचना संप्रेषित करना संदेश कहलाता है। तो एक प्रकार से सूचना को ही संदेश कहा जाता है। संदेश का व्यवहार, संदेश हमेशा सरल, स्पष्ट और सहज भाषा में होना चाहिए, क्योंकि यदि हम उसमें अलंकारित या मुहावरे युक्त भाषा अपनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जिसे हम संदेश प्रेषित कर रहे हैं वह व्यक्ति उसको समझ पाए। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि संदेश हमेशा सरल लैंग्वेज में ही होना चाहिए। संदेश की विषय वस्तु का चुनाव और उसकी जो प्रस्तुति है वह परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही करनी चाहिए। अगला है ग्रहणकर्ता या प्राप्तकर्ता। संप्रेषक जिसको लक्ष्य करके संदेश संप्रेषित करता है वह ग्रहणकर्ता कहलाता है। अर्थात उस संदेश को प्राप्त करने वाला, जो संदेश को प्राप्त करने वाला है वह कौन है? उस ग्रहणकर्ता या प्राप्तकर्ता के नाम से उसे हम जानते हैं। पत्रकार जगत में कोई व्यक्ति संदेश को ग्रहण करता है उसे संग्राहक भी कहा जाता है और श्रोता भी हम उसको कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संदेश श्रोता तक सही ढंग से पहुँचे। वह कैसा भी व्यक्ति हो उसे सुने और समझे। जब श्रोता किसी संदेश को धैर्यपूर्ण ढंग से सुन लेता है तब उस पर विचार भी करता है, और इस प्रकार से ग्रहणकर्ता का होना संदेश के लिए आवश्यक है। संचार माध्यम, संचार का भले कोई सा भी माध्यम हो, चाहे मुद्रित माध्यम हो या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, लेकिन जनसंचार के लिए माध्यम का होना अनिवार्य है। बिना माध्यम के जनसंचार संभव ही नहीं है। जनसंचार के माध्यम में आवश्यकता अनुसार भले ही हम परिवर्तन कर सकते हैं और यह देखना पड़ता है कि कौन सा माध्यम अधिक उपयुक्त होगा।
और वर्तमान में तो जनसंचार माध्यमों का पर्याप्त विकास हो चुका है। अगला है प्रतिपुष्टि, जिसको फीडबैक भी कहते हैं। जनसंचार की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए श्रोता का प्रतिवचन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्रतिपुष्टि, जिसे प्रतिपुष्टि कहते हैं, कोई भी आदमी जब किसी से कुछ कहता है वह अवश्य उस पर विचार करता है, उसके कथन का श्रोता पर क्या प्रभाव पड़ा है। यदि श्रोता उसके मत से सहमति प्रकट कर देता है तो निश्चय ही संप्रेषक सफल हुआ है। यदि वह असहमति प्रकट कर देता है तो इसका मतलब है कि वह उससे संतुष्ट नहीं हुआ है। तो हमें यह जानने के लिए कि हमारे जो संदेश भेजा है वह सही है अथवा गलत है, इसके लिए प्रतिपुष्टि का होना अनिवार्य है। इस प्रकार जनसंचार को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें स्रोत, संदेश, संदेश का व्यवहार, ग्रहणकर्ता, संचार माध्यम और श्रोता की प्रतिपुष्टि, इन तत्वों का होना अनिवार्य है। यदि इनमें से कोई एक भी तत्व छूट जाता है तो वह जनसंचार सफल नहीं हो पाता है। तो एक अच्छा जनसंचार के लिए निम्न तत्वों का ध्यान रखना अनिवार्य है। जनसंचार का क्षेत्र, जनसंचार का क्षेत्र बहुत व्यापक है। संचार के कुछ क्षेत्र इस प्रकार है: मौखिक, अमौखिक, व्यापक, प्रबंध, श्रव्य दृश्य माध्यम। जनसंचार का प्रथम जो क्षेत्र है वह मौखिक है। मौखिक आपसी वार्तालाप, अर्थात जिसे लिखा नहीं जाए, मौखिक रूप से ही व्यक्त किया जाए, वह मौखिक कहलाता है। सामान्यतः जनसामान्य लगभग 70% मौखिक रूप में ही संचार करता है। संवाद, भाषण, वार्ता, लेखन में भाषा का प्रयोग होता है। भाषा संचार प्रक्रिया का संकेत है जिसके द्वारा समाज में संचार स्थापित होता है। बिल्कुल सही है। दूसरा है अमौखिक, नॉन वर्बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जिसमें वाचिक स्थिति से परे अंग संचालन से भी संचार किया जाता है। चेहरे के हाव भाव, हाथ पैर कंधों को हिलाना आदि भी अभिव्यक्ति के माध्यम माने जाते हैं और उनके माध्यम से जो संदेश है वह श्रोता तक पहुंचाया जाता है। अगला है व्यापक। तीसरा जो क्षेत्र है वह व्यापक क्षेत्र है। इसके अंतर्गत बहुत से व्यक्तियों द्वारा बहुत ही विशाल स्तर पर, व्यापक स्तर पर संचार किया जाता है। और प्रबंधन, यह संचार का चौथा क्षेत्र प्रबंधन। संचार प्रबंधन के रूप में किया जाता है। उद्योगों के प्रचार प्रसार, सेवा, सूचना, विज्ञापन आदि क्षेत्रों में उत्तम प्रबंध की भूमिका का निर्वाह संचार द्वारा ही संभव हो सका है। इस प्रकार श्रव्य दृश्य माध्यम, अगला है श्रव्य दृश्य माध्यम। संचार श्रव्य दृश्य माध्यमों के कार्य करने का बहुआयामी रूप होता है, जिसमें जन संप्रेषण यंत्र, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म आदि साधन उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार जो जनसंचार है उसके क्षेत्र है मौखिक, अमौखिक, व्यापक, प्रबंध, दृश्य और श्रव्य माध्यम। अब जनसंचार की आवश्यकता, जनसंचार की आवश्यकता क्यों है? एक तो परिवेश का निरीक्षण करने के लिए, बिल्कुल सही है। किसी परिवेश के निरीक्षण के लिए जनसंचार का होना अनिवार्य है। सामाजिक घटकों में परस्पर संबंध स्थापन के लिए, सामाजिक जो घटक है उनमें संबंध स्थापन के लिए भी जनसंचार का होना आवश्यक है, ताकि परिवेश के अनुसार जनसंचार के कारण सही प्रतिक्रिया हो सके और उसका पता लगाया जा सके। सामाजिक विकास का स्थानांतरण, बिल्कुल संचार के माध्यम से ही हम सामाजिकरण का स्थानांतरण अगली पीढ़ी में कर सकते हैं। यदि संचार नहीं है तो हम अगली पीढ़ी में उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो एक प्रकार से अनुभवों के स्थानांतरण के लिए भी जनसंचार का होना अनिवार्य है। मनोरंजन, मनोरंजन तो बिल्कुल स्वाभाविक है। समाज में जनसंचार का विशेष कार्य है, वह समाज के लिए मनोरंजन का कारण प्रस्तुत करता है। बिल्कुल, टीवी, रेडियो, टेलीविज़न आदि हमारे मनोरंजन के प्रमुख साधन है और उनके माध्यम से हम जनसंचार ग्रहण करते हैं। इस प्रकार जनसंचार की आवश्यकता है परिवेश का निरीक्षण करने के लिए, घटकों में संबंध स्थापन के लिए, ज्ञान या अनुभव है उसको स्थानांतरित करने के लिए, मनोरंजन के लिए और भी
बहुत सारे तरीके राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भी, सामाजिक, धार्मिक आदि जो उन्नति है उनके बारे में जानने के लिए। तो इसका जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है, जिसे शब्दबद्ध करना कठिन है।